आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में रबड़ की कृषि। जैसा कि हम जानते हैं कि रबड़ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है और औद्योगिक फसल होने के साथ साथ यह एक प्लांटेशन क्रॉप भी है, मतलब रोपण फसल भी है। अगर हम देखें तो यह हेविया ब्रासिलियंसिस नामक वृक्ष के दूध से लेटेक्स प्राप्त किया जाता है और जो लेटेक्स है वो इलास्टिक होता है, वाटरप्रूफ होता है और विद्युत का कुचालक होता है। इसके अलावा बलाटा, गटापार्चा, फुंटोमिया इलास्टिका नामक वृक्षों के दूध से भी रबड़ बनाया जाता है। और जो शीतोष्ण प्रदेश हैं उनमें डेंडेलियन, जैसे मैक्सिको में गुआयुले और रूस में कोक सागिस परिवार के वृक्षों से रबड़ तैयार किया जाता है। जो ये हेविया नामक वृक्ष है वो दक्षिणी अमेरिका के अमेजन बेसिन के जंगलों में पाया जाता है। ये खासतौर पर अमेजन बेसिन के वनों में जंगली दशा में बहुत उगते हैं। अब हम देखते हैं कि जो एशिया महाद्वीप है वो पूरे विश्व का 90% से अधिक रबड़, प्राकृतिक रबड़ उत्पादित कर विश्व में नंबर 1 पे है। अब कौन कौन सी ऐसी भौगोलिक दशाएं हैं जो कि रबड़ के उत्पादन में या रबड़ की कृषि के लिए उपयुक्त हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं तापमान, कि इस रबड़ की कृषि के लिए तापमान कितना चाहिए। रबड़ क्योंकि उष्ण और आर्द्र कटिबंध का पौधा है तो इसके लिए पूरे वर्ष भर ऊंचा तापमान आवश्यक है। औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए। दूसरा, अगर हम देखें वर्षा, तो क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आर्द्र कटिबंध का पौधा है उष्ण के साथ साथ, तो इसलिए इसमें पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। वर्षा वर्ष की प्रत्येक ऋतु में होनी चाहिए। औसत रूप से वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक उपयुक्त होती है। रबड़ का जो पेड़ है वो लगभग सभी प्रकार की मृदाओं में उगता है, लेकिन गहरी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। रबड़ के बाग जो हैं वो दलदली डेल्टाओं या वनों को साफ की गई भूमि और पठारों, सब जगह पर बाग लगे हुए हैं। तो ये लेटेराइट में, दोमट में, लेकिन खास तौर पर अगर लोहा और अमोनियम के तत्वयुक्त मिट्टियां हैं तो रबड़ की कृषि के लिए सबसे उत्तम मानी जाती हैं। अब हम देखते हैं श्रम, क्योंकि रबड़ के उत्पादन में रस को एकत्रित किया जाता है और क्योंकि रस एकत्रित करने में अभी मशीनीकरण का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ है तो इस कारण से सस्ते और अधिक मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं रबड़ का वृक्ष किस प्रकार से उगाया जाता है या रबड़ का प्लांटेशन जो है कृषि किस प्रकार से की जाती है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या है, रबड़ के बीज बोए जाते हैं या कलम भी लगाई जाती है। तो रबड़ के बीज बोने के बाद जब पौधा लगभग 1 मीटर ऊंचा हो जाता है तो उसे मिट्टी सहित खोदकर अलग से बाग में लगाते हैं। उत्तम व अधिक उत्पादन के लिए कलम लगाना आवश्यक होता है। रबड़ का वृक्ष जब 7 वर्ष का हो जाता है तो उससे दूध निकलना शुरू हो जाता है। तो 7 वर्ष से और ये लगभग 25 वर्षों तक लेटेक्स हमें प्राप्त होता है या रस हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि जो रबड़ के उत्पादन के लिए उच्च तापमान, उच्च वर्षा और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप में इसका उत्पादन और वितरण प्रतिरूप किस प्रकार से है। अगर हम देखें
तो 1920 के दशक से लेकर आज तक एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग या दक्षिणी पूर्वी एशिया हम कह सकते हैं प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में सबसे अग्रगण्य क्षेत्र रहा है। यहाँ पर खास तौर पर थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, कंबोडिया, तो ये हैं जो कि रबड़ के मुख्य उत्पादक देश हैं। जो प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में विश्व में अगर हम देखें तो जो पूरा की पूरा एशिया पैसिफिक क्षेत्र है वो 90% से अधिक प्राकृतिक रबड़ उत्पादित करता है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि रबड़ का उत्पादन करते हैं। सबसे पहले है थाईलैंड। जो थाईलैंड है वो वर्तमान में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, विश्व में भी और एशिया में भी। यहाँ लगभग विश्व की 1/3 रबड़ उत्पन्न की जाती है और ये देश रबड़ का निर्यातक देश भी है। लेकिन यहाँ पर जो कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10% भाग पर छोटे कृषकों द्वारा रबड़ पैदा की जाती है। फ़ायदा क्या है कि दक्षिणी थाईलैंड में गर्म और तर जलवायु मिलती है। वहाँ पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान पाए जाते हैं और यही कारण है कि जो थाईलैंड है वो रबड़ का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पहले विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश हुआ करता था। 1942 से 1950 के बीच में ये विश्व का सबसे अधिक रबड़ उत्पादित करता था और रबड़ एशिया की जो इंडोनेशिया की प्रमुख बागाती और व्यापारिक फसल भी है। तो अब हम देखते हैं कि जो इंडोनेशिया के खास तौर पर उत्तरी और मध्य सुमात्रा, जावा, सेलेबीज और कालीमंतान में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। सुमात्रा में छोटी जोतों की अधिकता पाई जाती है। फिर है मलेशिया। सन 1876 में मलेशिया में श्रीलंका से लाकर रबड़ के पौधे लगाए गए थे। तो यहाँ पर मलाया संघ में 64 किलोमीटर चौड़ी पेटी में मध्य के दहा से लेकर जोहार बहारू तक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। तो 300 मीटर की ऊंचाई तक जो सुप्रवाहित पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बहुत सारे रबड़ के बागान पाए जाते हैं और मोस्टली जो रबड़ के बागान हैं वो यूरोपीय वासियों के अधिकार में है। जो मलेशिया है ये विश्व का ये एशिया का भी तीसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। यहाँ कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 60% भाग पर रबड़ के बागान पाए जाते हैं। क्योंकि मलेशिया की जो जलवायु है वो रबड़ की कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है, तो यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान और अच्छी वर्षा वाले जो 6 क्षेत्र हैं वहाँ पर रबड़ उत्पादित की जाती है। जो सबसे बड़ा और पहला क्षेत्र है वो है सारावक में पश्चिमी तटीय मैदान, किनवालू पर्वत पदीय क्षेत्र, जोहार बहारू क्षेत्र, मलक्का क्षेत्र, पैराक क्षेत्र और पेनांग क्षेत्र। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत भी एशिया में चौथा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। भारत में जो सबसे पहले त्रावणकोर और मालाबार क्षेत्र में सन 1880 में रबड़ के बागान लगाए गए, लेकिन अगर हम देखें कि व्यापारिक दृष्टि से जो रबड़ उत्पादन शुरू किया वो 1902 में पेरियार घाटी में त्रुवंकूर स्थान पर अमेजन बेसिन के पारा रबड़ के बाग लगवाए गए और भारत में 1900
1902 में या 1900 में मार्क्वेस ऑफ सेलिसबरी ने रबड़ के बगीचे पहली बार लगवाए। या हम कह सकते हैं कि भारत में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो मार्क्वेस ऑफ सेलिसबरी को जाता है। भारत में भी रबड़ उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है और भारत में खास तौर पर जो दक्षिणी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। भारत का लगभग 92% 92% जो रबड़ उत्पादन है वो केरल राज्य के कोट्टयम, क्वेलिन, कोझिकोड और एर्नाकुलम जिलों से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है छोटे छोटे बागान हैं और इसके अलावा जो रबड़ है 8% जो रह गई वो तमिलनाडु राज्य के मदुरई, कन्याकुमारी और नीलगिरी जिलों से और कर्नाटक के कुर्ग और चिकमंगलूर जिलों से तथा अंडमान निकोबार द्वीपों से भी प्राप्त की जाती है। जो तमिलनाडु है वहाँ लगभग 14,000 हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं और कर्नाटक में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं। लेकिन इसके विपरीत जो केरल है, केरल के लगभग 364,000 हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं। ठीक है, लेकिन जो सब सर्वाधिक उत्पादकता है वो भी रबड़ की केरल में है। अब भारत में क्योंकि जितना रबड़ उत्पादित होता है उससे कहीं अधिक आंतरिक खपत है रबड़ की, इसलिए भारत एक आयातक देश है और रबड़ के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। और वर्तमान में जो है वो पहली बात तो बागानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और जो गैर परंपरागत और परंपरागत उत्पादक क्षेत्र हैं उनमें शोध कार्य किया जा रहा है। गैर परंपरागत क्षेत्रों में पौध लगाने के लिए नर्सरी स्थापित की जा रही हैं। लोगों को खास तौर पर जो छोटे उत्पादक हैं उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता दी जा रही है। छोटे उत्पादकों को उर्वरक में, सिंचाई में, रोग नियंत्रण के उपाय में और रबड़ के उत्पादन के लिए जो भी है उचित ज्ञान और प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में भारत स्वावलंबन की ओर बढ़ सके, अपने ऊपर निर्भर हो सके रबड़ उत्पादन में। फिर है वियतनाम। वियतनाम में कंपूचिया की सीमा से लगे हुए सेंट जैक्स क्षेत्र में रबड़ के बागान मिलते हैं। तो यहाँ पर जो वियतनाम के अधिकतर बागान हैं वो फ्रांसीसियों के अधिकार में हैं और वियतनाम में लगभग 1.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ उत्पादित किया जाता है। इनके अलावा एशिया में श्रीलंका, चीन, कंपूचिया ये और देश हैं, या कंबोडिया आप कह लीजिए, जहाँ पर रबड़ उत्पादित किया जाता है। एशिया में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश जो हैं जिनमें थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और इसके अलावा श्रीलंका, ये प्राकृतिक रबड़ का निर्यात करते हैं, अर्थात ये प्राकृतिक रबड़ के निर्यातक देश हैं। जबकि जो यूरोपीय देश हैं या अमेरिकन देश हैं और इवन भारत और जापान, ये रबड़ के आयातक देश हैं। खास तौर पर आयातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, जापान और भारत और भी देश हैं जो कि रबड़ का आयात करते हैं। धन्यवाद।